हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की डिस्कशन में आके अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और बात करेंगे आगे वाले चैप्टर्स की। इलेक्शन कमीशन हमारा हो गया, यूपीएससी, स्टेट पीएससी हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, जीएसटी काउंसिल हो गया। अब जैसे कि हमने यूपीएससी और स्टेट पीएससी को साथ में पढ़ा था, हम क्या करेंगे, इन तीनों चैप्टर्स को कंबाइन करेंगे। 47, 48 और 49, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, इनको हम कंबाइन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इस पे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ये रहा, और ये है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पर इसका गठन हुआ था। इसको डायरेक्टली स्टैब्लिश करा गया था बाय आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 338 जो है, ये पार्ट 16 में लिखा हुआ है और इसका एक टाइटल दे रखा है संविधान में, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। और यहां पर किसको देखा गया, एससीज को, कि उनके लिए डेडिकेटेड कमीशन होनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट। तो ऑन द अदर हैंड, अदर नेशनल कमीशंस लाइक नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं बिकॉज ये पार्लियामेंट के किसी एक्ट की वजह से स्थापित हुई हैं। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई थी अंडर आर्टिकल 338। वो कह रहा है राइटर आपसे कि जो ईयर यहां पर इनके ब्रैकेट में दे रखे हैं, दे इंडिकेट द ईयर्स ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट, के कौन कौन सी किस किस साल बनी। जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनती है 1992 में, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 1993, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी जिसको बोला जाता है फेमसली 1993, एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2007। ये माइनॉरिटीज, वेमेन और एनसीपीसीआर, लक्ष्मीकांत का जो लेटेस्ट एडिशन है, 7th एडिशन, वहां पर चैप्टर दे रखे थे, मैंने करवाया था इसको, याद होगा आप सभी को, कर चुके हम ये सारे चैप्टर्स, पक्का ना कि भूल गए? यार ये नहीं कराया मैंने, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, विमेन, माइनॉरिटीज, 7th एडिशन में इनकॉर्पोरेट करे गए थे चैप्टर, ये 14 चैप्टर, 12-14 चैप्टर करवा दिए ना वो। ठीक है, लास्ट के बस हाँ कुछ वो रह गए कि हाँ क्या श्रेया, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 1993, नेशनल कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 अगेन, एंड एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2007। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट। और एक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो वर्ड किससे डिराइव्ड है, स्टैट्यूट से। ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया शेड्यूल कास्ट। बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में। लाइक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, आप देख रहे हो मैं साथ में क्यों लेता हूं इसको, इसी का एक वैल्यू एडिशन मिल जा रहा है ना आपको, जैसी मैं बात यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ, कंटिन्यूशन नहीं मिल रहा एक तरीके का, लाइक द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, है ना। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, इट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन द सेंस दैट इट इज ऑल्सो डायरेक्टली इस्टेब्लिश बाय आर्टिकल 338A। तो कहानी कंटिन्यू करो अपनी, ये क्या है, आर्टिकल 338 है ना, आर्टिकल 338 ये क्या है,
आर्टिकल 338A। आर्टिकल 338A ये भी पार्ट 16 में दे रखा है, एंड इट इज एंटाइटल्ड एज स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। दिस आर्टिकल वॉज इंसर्टेड बाय 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। एटी नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, it bifurcated the erstwhile combined नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये पहले एक ही कमीशन थी, क्या नाम था इसका कॉमन तरीके से? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इसने बाइफरकेट करा इनको इनटू 2 सेपरेट बॉडीज। एक क्या बनी? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अंडर आर्टिकल 338A, ठीक है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अंडर आर्टिकल 338, ये अंडर आर्टिकल 338, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अंडर आर्टिकल 338A। पार्ट कौन सा? पार्ट, अरे यहां देखो, पार्ट क्या है इसका? पार्ट 16। डिफरेंस क्या है? बस जो शेड्यूल कास्ट वाली है, आर्टिकल कितना है उसका? 338। शेड्यूल ट्राइब बोथ द कमीशनर्स कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स। टोटल कितने हो गए? चेयरपर्सन 1, वाइस चेयरपर्सन 1 और 3 अदर मेंबर्स, टोटल 5 मेंबर बॉडी। दे आर अपॉइंटेड बाय, मैंने क्या बताया था कि आपको रूल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में 99% टाइम्स किसके द्वारा अपॉइंटमेंट होती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। कोई डाउट इस सिंपल से अमेंडमेंट एक्ट में? 89th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। ये आर्टिकल 338 है, ठीक है, तो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट की, फॉर बैकवर्ड क्लासेस, सॉरी नॉट बैकवर्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कमीशन। जब सुप्रीम कोर्ट की मंडल केस में जजमेंट आई थी, और ये कौन सा केस था? इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992। तो इन द फेमस मंडल जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करा था कि तुम जो है एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी को एस्टैब्लिश करो टू एग्जामिन द कंप्लेंट्स ऑफ अंडर इंक्लूजन, ओवर इंक्लूजन या नॉन इंक्लूजन किसी भी ऐसे लोगों का, नागरिकों का इन द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो अकॉर्डिंगली नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज सेट अप इन 1993। तो यहां पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको स्टैब्लिश करा, लेकिन ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट करे गए थे ना,
पहले कंबाइन था लेकिन बाद में ठीक है। अभी हमने देखा, अभी हमने यहां पर देखा 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वहां पर सेपरेट कर दिया गया इनको। यहां पर प्रॉपर तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, उसने कोशिश करी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कि अगर हमें ये मुद्दा देखना है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हमारे देश में, उस बैकवर्ड क्लासेस के दायरे में कोई भी नागरिक अगर आते हैं तो कुछ कंप्लेंट्स को देखना, क्या बैकवर्ड क्लासेस के दायरे में नागरिकों की जो लिस्ट बनेगी उसमें अंडर इंक्लूजन है, ओवर इंक्लूजन है या नॉन इंक्लूजन है। इस मुद्दे को देखने के लिए डेडिकेटेड कमीशन बनाई गई। कमीशन का नाम क्या था? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। कब सेटअप करा गया इसको? 1993 में। इसके लिए एक एक्ट आया था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट ऑफ 1993। बाद में जो 102nd अमेंडमेंट एक्ट था 2018 का, 101st कौन सा था? आपने क्या देखा था प्रीवियस चैप्टर में मेरे साथ? पूरा बोला करो यार। जीएसटी की पूरी बॉडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस का, सारे टैक्सेस को सबस्यूम करके एक कॉमन इनडायरेक्ट टैक्स बनाना है ना, नोन एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और वो किसका सिंबोलिज्म है? किसका सिंबोलिज्म है? फिस्कल फेडरलिज्म। तो 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 इट कन्फर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन द कमीशन। आपको क्योंकि इसको शुरू में एक झलक में देखते हुए ये लगा होगा कि सर यहाँ पर अभी तक आपने कोई एक्ट नहीं पढ़ाया हमें, जब आपने ये देखा कि नेशनल कमीशन, जब आपने हमें पढ़ाया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में भी कोई एक्ट का जिक्र नहीं था, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स के तहत ये अपनी पावर डिराइव करते और उनका कॉम्पोजिशन करा गया था। लेकिन व्हेन इट कम्स टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस गया था। केस का नाम था इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसको फेमस मंडल केस भी बोला जाता है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिया कि तुम बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स की लिस्ट को देखो कि वो उनके अंदर ओवर इंक्लूजन हो रखी है, अंडर इंक्लूजन हो रखी है, नॉन इंक्लूजन हो रखी है ऐसे बैकवर्ड क्लासेस की नागरिकों की। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड कमीशन बनाई गई, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इंपॉर्टेंट ये है 1993 में इसको स्टैब्लिश करा गया था। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है थ्रू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993, एनसीबीसी एक्ट 1993। ओके, लेकिन अभी तक तो ये आपको फिर एक नॉर्मल तरीके से स्टैट्यूटरी बॉडी लग रही थी, है ना। लेकिन फिर हम इसे इस लिस्ट के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं? इस लिस्ट के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की लिस्ट है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैसे बन गई? अच्छा, ये जरूरी है क्या? इससे आपको क्या बात समझ में आती है? कोई भी अगर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है तो इज इट नेसेसरी कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी हो? और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इज इट नेसेसरी कि वो किसी न किसी के स्टैट्यूट से बनी हो? जरूरी नहीं है। संविधान में क्या पता पहले से ही जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट हो उसके अंदर संविधान निर्माताओं ने लिखा हो उसके बारे में, राइट? और कानून जब बन गया तो ये जरूरी है मयूर के उसको एक संवैधानिक बॉडी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम किसी स्टैट्यूट की मदद से, लॉ की मदद से उसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना देते हैं, उसके बाद उसको संवैधानिक दर्जा दे देंगे। हो सकता है ये? बिल्कुल हो सकता है। अब यहां पर आप देखो जरा, वो क्या कह रहा है? अदर नेशनल कमीशंस लाइक नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, मैं अलग कलर से हाईलाइट करता हूं उसको जरा। कह रहा है अदर नेशनल कमीशंस, यहां पर बाकी नेशनल कमीशंस तो दिख नहीं रही है मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। कहां गई वो?
और बाद में से इनमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी बनी, वो कहां गई? ये लिस्ट तो यहां पर खत्म हो जाती है। हाँ, और कुछ कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बनी वो ट्रू आईएएस में मिलेंगी 7th एडिशन में। ठीक है। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट से आगे चल रहा ट्रू आईएएस। ठीक है। इसलिए वो लेक्चर्स देख लेना एक बारी मेरे अपलोड करने के बाद, तो आपको पता लग जाएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ओके आप लोगों की ये लिस्ट, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना कि आपको ये लिस्ट ये जो है वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है वहाँ पर भी, कि आपको नई वाली लिस्ट भी देख लेनी चाहिए एक बारी, कि कौन कौन सी बॉडीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन है, इनकॉर्पोरेट करी गई है। क्योंकि हमने तो सारे चैप्टर्स कवर करे ही हैं, वहाँ से 10 चैप्टर नए चैप्टर कवर करे हैं। खैर छोड़ो उसको, वापस आओ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। जो ये 102nd जो अमेंडमेंट एक्ट है 2018 का, इट कन्फर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन द कमीशन। ठीक है, यानी कि एक बात हमें समझ में आती है, पार्लियामेंट के किसी एक्ट की मदद से एक बॉडी इस्टेब्लिश करी जा सकती है। ओके, वो होगी स्टैट्यूटरी बॉडी। उसको संवैधानिक स्टेटस अगर दिलवाना है, संविधान के अंदर इनकॉर्पोरेट करवाना है, मुझे बताओ जरा उसका प्रोसीजर क्या होगा? हाँ, तो प्रोसीजर वो तो मुझे भी समझ में आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। चलो ठीक है, हाँ मान लिया, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा तो एक्ट ही आएगा। नेक्स्ट बताओ, खून मत खिलाओ मेरा। हाँ, फालतू बातें नहीं, फालतू बातें नहीं। नेक्स्ट, बैकवर्ड स्टेज पे मत जाओ, आगे बढ़ो। हाँ हाँ, क्या क्या होगा? लोकसभा एंड राज्यसभा शुड पास दैट विद स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी कितने की होती है? प्रेजेंट इन वोटिंग। 2/3 लोकसभा के अंदर भी, 2/3 राज्यसभा के अंदर भी, कंबाइंड 2/3, कंबाइंड 2/3। बात तो यही हुई ना, कंबाइंड 2/3 हो गया ना। ठीक है, उसके बाद हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल क्या है ये? शाबाश, 368। ठीक है, तो अब समझ गए 102nd अमेंडमेंट एक्ट की नौटंकी कितनी बड़ी है, इसको संवैधानिक दर्जा दिलवाने के लिए। बात समझ में आई? ठीक है, तो 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 conferred a constitutional status on the commission. For this purpose, the amendment inserted a new article. ये क्या था? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का 338, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बी। ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, 338, 338 ए ओरिजिनली नहीं था, नहीं 89th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड करा गया था। जब पहले नाम क्या था इसका? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट प्लस शेड्यूल ट्राइब। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ये वाला चैप्टर हमारा सेपरेट बना? 89th। अब समझ गए मैं कंबाइनली क्यों पढ़ाता हूं? मैं अलग अलग आप देखते तो कितनी बार 3 उंगलियां रखनी पड़ती हैं अपनी बुक में, लक्ष्मीकांत में। कभी ये पेज पलटा रहे हो, कभी वो पेज पलटा रहे हो। नोट्स भी इनकी ऐसे ही बनाया करो जिस लेवल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरे बड़े सालों के फेलियर के एक्सपीरियंसेस हैं ये मेरे, अलग अलग स्टेजेस में। ठीक है, उनसे सीख लो तो आपका वक्त बच जाएगा। आर्टिकल 338 ए और यहां पर आर्टिकल 338 बी। ये बी कैसे आया?
ये आया था, ए कैसे आया? 89th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, है ना? समझ गए ना मैं क्यों पूछ रहा हूँ शॉर्ट में कि ए कैसे आया, यानी कि ये बॉडी कैसे बनी सेपरेट, है ना? अब जब मैं पूछ रहा हूँ आर्टिकल 338 बी कैसे आया, तो ये मैं सोच रहा कि ये बॉडी कैसे सेपरेट बनी। बॉडी तो बन गई थी 1993 के एनसीपीसी एक्ट से, है ना? संवैधानिक दर्जा, संविधान में आर्टिकल लिखने का मतलब ये होता है संवैधानिक दर्जा मिलना। हर एक स्टैट्यूटरी बॉडी के साथ एक आर्टिकल एसोसिएटेड होगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, उसके साथ एक एक्ट एसोसिएटेड होता है ईयर के साथ, राइट? ये देखो ना, 1993 में इसका नाम क्या था? अगर हमसे कोई पूछे एनसीपीसी कैसे आया, तो हम क्या कहेंगे? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट ऑफ 1993 के थ्रू आया। एनसीबीसी एक्ट ऑफ 1993 के थ्रू आया, राइट? यही बोलेंगे, ठीक है? लेकिन अगर हमसे कोई पूछे इसको संवैधानिक दर्जा भाई साहब कैसे मिला, हम क्या बोलेंगे? 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 के थ्रू, जिसने एक नया आर्टिकल इंसर्ट करा, आर्टिकल 338 बी। क्लियर है? तो अब कमीशन क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी रही क्या? कह सकते कि बनी थी एक बार को, कोई गलती नहीं है कहने में, कोई पाप नहीं हो जाएगा हमसे। लेकिन अब उससे ऊपर उठ गया इसका दर्जा, है ना? क्या ऊपर उठ गया? अब वो एक संवैधानिक बॉडी बन गई है। पहले कानूनी प्रक्रिया से बनी हुई एक बॉडी थी, राइट? मेरी बात समझ पा रहे हो? आर यू गेटिंग मी और नॉट? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, अच्छा एक मिनट पहले आओ, यहां पर आओ। कह रहा ना ये राइटर आपसे, कमीशन सीज टू बी ए स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब अभी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं रही, अब एक संवैधानिक बॉडी बन गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। तो थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस रिपेल एक्ट, देख रहे हो? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस रिपेल एक्ट, इट रिपेल्ड द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993, जो पुराना एक्ट था। इसको तो खत्म करना पड़ेगा ना, तभी तो उसका स्टैट्यूटरी दर्जा मारना पड़ेगा हमें, है ना? तो जब अब एक्ट आ गया, अब आपका ये कहना कि स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, अब पाप है। अब पाप है, क्यों? क्योंकि 1993 के एक्ट को खत्म करने के लिए एक नया एक्ट आया, जिसका नाम क्या था? एनसीपीसी एक्ट ऑफ 2018, लेकिन कीवर्ड क्या है? एनसीपीसी रिपेल एक्ट। एनसीपीसी रिपील एक्ट ऑफ 2018, इट रिपील्ड एनसीपीसी एक्ट ऑफ 1993, जिसके थ्रू ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी। और 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 ने इसको एक संवैधानिक बॉडी तो बना ही बनाया, इसको एक संवैधानिक बॉडी तो बना ही दिया, लेकिन इसी के साथ क्या करा? एक नया आर्टिकल इंसर्ट कर दिया, आर्टिकल 338 बी। यहां तक बात समझ में आई? फर्दर, द स्कोप ऑफ फंक्शंस असाइंड टू द कमीशन इज ऑल्सो एनलार्ज अंडर द न्यू डिस्पेंसेशन। मतलब राइटर आपसे ये कह रहा है, सिर्फ उसका टाइटुलर स्टेटस चेंज नहीं करा गया कि पहले की स्टैट्यूटरी बॉडी थी, फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई, उसके पावर्स एंड फंक्शंस को भी बहुत एनलार्ज करा गया। एंड दिस वॉज डन इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ज्यादा इफेक्टिव तरीके से उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करा जा सके। 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018, इट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल। एक कौन सा आर्टिकल डाला था इसने? अभी तक हमें क्या पढ़ाया जा रहा था? बेसिक आर्टिकल, जो कि टाइटल दे रहा था इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का 338 बी, है ना? जो कि इसको डिफरेंशिएट करता है, या फिर डिफरेंशिएट क्या करता है? हाँ, डिफरेंशिएट करता है एक वैल्यू एडिशन के तौर पर फ्रॉम आर्टिकल 338 ए विच इज रिलेटेड टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ये आर्टिकल खुद इसको डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम 338 विच इज रिलेटेड टू
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राइट। लेकिन अब राइटर आपको एक नया पर्सपेक्टिव क्या दे रहा है, क्या नया फैक्ट बता रहा है, दैट 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 it inserted another new article 342A which enables the president to specify socially and educationally backward classes। यानी कि अब आपसे कोई पूछे तो आप याद रखना हमेशा अपने यूपीएससी के करियर में, कौन हमारे देश में स्पेसिफाई करता है कि कौन सी क्लासेस सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, कौन स्पेसिफाई करता है, कौन बताता है? सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, गवर्नर बोलेगा, प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, कोई पॉलिसी आएगी, स्कीम आएगी, योजना आएगी, जनगणना करा जाएगा उस एरिया का, सेंसस होगा, सर्वे होगा, कैसे पता लगेगा? कौन स्पेसिफाई करता है? और ये पावर प्रेसिडेंट को कैसे मिलती है? आर्टिकल 342A से। और अल्टीमेटली इसका रूट क्या है? प्रेसिडेंट को पावर कहां से मिलती है अगर आर्टिकल 348 को 342A को छोड़कर और रूट पे चले जाए? 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, अपने अपनी चला रहे हैं क्या? कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं संविधान के अंदर कि किसी और की पावर उसको छीन के खुद अपनी अपनी चला रहे हैं? प्रेसिडेंट डिराइव कर रहे हैं पावर थ्रू अमेंडमेंट एक्ट 102nd। उस अमेंडमेंट एक्ट से क्रिएट हुआ एक आर्टिकल 342A जिसमें उनको एक पावर दी गई है, राष्ट्रपति इज द ओनली पर्सन हु कैन स्पेसिफाई विच क्लासेस, विच बैकवर्ड क्लासेस आर सोशली बैकवर्ड एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। So in other words, the constitutional status of the new commission is at par with National Commission for Scheduled Caste and National Commission for Scheduled Tribe। इनके पास ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के पास 89th अमेंडमेंट एक्ट के बाद, 89th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को भी मिल गया था, क्योंकि ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ही अलग हुई थी। इसके पास शुरू से था संवैधानिक स्टेटस नहीं, इसके पास शुरू में क्या था? जिसको पहले लाया जाता है एक एक्ट के थ्रू, इस स्टैट्यूटरी स्टेटस को फिर क्या करा जाता है? रिपील करा जाता है। उसके बाद इसको कन्वर्ट करा जाता है किसमें? कैसे स्टेटस में? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में। और कुणाल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आता है? ईयर, आर्टिकल, थ्री 38 बी। ठीक है। और यही अमेंडमेंट एक्ट किसको पावर देता है कि हु विल एनलिस्ट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस? कौन सा आर्टिकल? थ्री 342A। समझ में आ रहा है इन चैप्टर्स को साथ में करने का फायदा क्यों है एक साथ? ठीक है, फेलियर पर्सन से ही सीख सकते हो शेरा कुछ ना कुछ। फर्स्ट अटेम्प्ट वाला क्लियर करने वाला नहीं बता पाएगा। अरे कहाँ से रख गया? अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बनना है, ओके या राइट।
सब्सक्राइबर बढ़ गया मेरे पास उसके बाद, उस कमेंट के बाद। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ जबकि अपने आप सब्सक्राइबर बढ़ रहे हो चैनल पे। तो द कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ले लूँ नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, फॉर शेड्यूल ट्राइब, फॉर बैकवर्ड क्लासेस, कितने मेंबर बॉडी है? ऑल आर अपॉइंटेड बाय, समझ में आ रहा है श्रेया शैनी? टेबल कैसे बनेगा जो मैंने होमवर्क करने को बोला है A4 शीट का। इस चैप्टर को, ये वाले चैप्टर, सिर्फ इसको पढ़कर ये भी समझ में आ रहा होगा श्रेया स्पेशल मेंशन उसके अंदर क्या क्या लिखना है। आर्टिकल 338 बी लिखोगे, फिर लिखोगे 342A। जिस दिन ये कंप्लीट कर लो ना, जैसे ये सारे चैप्टर्स जब ये कंप्लीट कर लो, ये वाले, ये लिस्ट कंप्लीट कर लो और उसके बाद उसको बनाने बैठ जाओ, जिस जिसके बनते जाए मुझे बता देना। एक दिन सब लोग, हम लोग मिलकर लाइव क्लास रख लेंगे दोबारा से। मेरे को सारे अपने फोटोज भेज देना टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, मैं क्रॉस वेरीफाई करके उसको बता दूंगा कि कुछ गलती या कोई पॉइंट तो नहीं मिस कर दिया आपने। ठीक है, मुझसे एक बार वेरीफाई करवा देना अच्छे से, क्योंकि पता चला आप सेटिस्फाई होकर बैठ जाओ, उसके अंदर कुछ आप मिस कर बैठो। तो दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका लक्ष्मीकांत के अंदर। बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ये पावर से कोई छीन नहीं सकता, ये थप्पा लगाना इसी का काम है। ठीक है, लेकिन ये एक भ्रम होता है, ये वाली बात भी आपको पता है ना। प्रेसिडेंट के चैप्टर को मत भूलना, 2 कामों के अलावा हर काम की परमिशन लेनी पड़ती है उसको, है ना, सांस और सूसू के अलावा। अपनी मर्जी से लेगा किसी को भी, सर इनको बनाओ चेयरमैन एनसीबीसी का, हमारे गांव से है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में प्रेसिडेंट क्या मतलब, चेयरपर्सन। अच्छा, यहां पर चेयरपर्सन को भी अपॉइंट कर सकता है ना, जैसे अलग अलग जगह पर बॉडीज में। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में किसी को भी उठाकर बना देगा चेयरमैन, कोई भी मेंबर, किसी भी बॉडी में, किसी भी बॉडी की बात कर रहा हूं जहां पर उसके बाद पावर हो। तो ये वजनदार लाइन लिखना ना, ये किताबों में वजन डाल सकती है, रियल लाइफ में नहीं। तुम प्रेसिडेंट से मिलकर पूछो चलिया उससे कि सर आपकी पावर के बारे में सुना था, अंडर योर वारंट ऑफ हैंड एंड सील। वो कहेगा मुझसे पूछे कौरा जी कितना दुख है हमारे हृदय में, आप तो एग्जाम निकल कर आ गए, पानी नहीं पीने दे रहे ये। तो दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। देयर कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस, they are also determined by the president. टेन्योर ऑफ ऑफिस मतलब इनका कोई एक फिक्स टेन्योर है एनसीबीसी के मेंबर्स का। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, सब कुछ किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट। तुम लोग अच्छे बच्चों की तरह पूरा क्यों बोलते हो भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बांग्लादेश की तो बात हो नहीं रही है। हाँ, ज़्यादा अच्छे बनने की जरूरत नहीं है मेरे लेक्चर में। थ्योरेटिकल चीज़ें थ्योरेटिकली अच्छी लगती हैं। तो 5th क्या है? अंडर द रूल्स दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years। अब ये रूल ही तो है। दे आर डिटरमाइंड बाय द देयर कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने अपनी मर्जी से रूल बना दिए, प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग इनको कितने सालों के लिए रहना चाहिए यहां पर? 3 साल के लिए। अगर इसको 30 साल करते प्रेसिडेंट तो कोई आपत्ति है किसी को? पेन ही नहीं चल रहा 0 पे, क्या हो गया इसको?
0 भी नहीं बन पा रहा इस पे। हाँ, अगर वो 30 ईयर्स इसको कर दे, या फिर 13 ईयर्स इसको कर दे, 8 ईयर्स कर दे, 5 ईयर्स कर दे, 15 ईयर्स कर दे, 25 ईयर्स कर दे, 1 ईयर कर दे, 3 मंथ्स कर दे, किसी को कोई आपत्ति? तो हम भी कोई आपत्तिजनक कोई बात नहीं करते हैं, 3 साल ही रहने देते हैं उसको, ठीक है, अभी के लिए। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? पक्का? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। पहले मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर बेसिक आउटलाइन बता दी इनके कॉम्पोजिशन से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, मतलब कैसे इनका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, कॉम्पोजिशन हुआ था, इनका गठन कैसे हुआ था, 102 अमेंडमेंट एक्ट क्या थी, क्या था, और आर्टिकल 338, 338 ए, 338 बी, ठीक है। तो हमने पढ़ा बेसिक आउटलाइन, बेसिक कॉम्पोजिशन एंड बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे इनका इवोल्यूशन और कुछ पावर्स एंड फंक्शंस। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।